नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। दोस्तों, नीट, जेई जो बच्चे इस साल जिन्होंने एग्जाम दिया है वो सब तो हो गई। इस साल के तहत जो रिजल्ट्स भी आने थे वो आ चुके हैं। नीट वाले शायद रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन अब मेन आज जो हमारी जो चर्चा रहेगी वो उन बच्चों के ऊपर है जो आने वाले साल के लिए नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं। इस सेगमेंट को हम ज्यादातर इसलिए कवर करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है। जैसे कि इस बार नीट ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 22 लाख बच्चे अपीयर किए, अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चिंता भी। 22 लाख बच्चे और 130 करोड़ की जनता वाले इस देश में अभी भी हम अकोमोडेट इसमें से मुट्ठी भर को भी नहीं कर पाते। ये एक विडंबना तो है, लेकिन सिर्फ इसको विडंबना कह देना अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। सोचने की बात यह है कि जो बच्चे साल दर साल प्रिपेयर करते रहते हैं, उसके बावजूद उनको जब मायूसी हाथ लगती है तो उस डिप्रेशन से, उस जो एक मानसिक जो एक दशा बन जाती है उस समय, उससे निकले कैसे। और एक और सवाल भी है। ये सवाल हमारे बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनके लिए भी है। क्या वाकई हम अपने बच्चों को, हमारे जो भविष्य के जो धरोहर हैं, उनको हम वाकई सही मार्गदर्शन कर रहे हैं? इतने नए नए फील्ड्स आ चुके हैं। अगर हम सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करें, लेकिन आज भी जो चयन करने का जो प्रक्रिया है वो सालों साल पुराने। एक बच्चा जो कंप्यूटर्स में, उसमें एक अंदर से नैक है, वो रिसर्च करता है, कोडिंग शुरू से सीख रहा है, कर रहा है, लेकिन जेई में अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल पाता और फिर वो मायूस होने लग जाता है। कहाँ से इंजीनियरिंग किया, कैसे हमें आगे आने वाले समय में उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं। माता पिता कंफ्यूज्ड, बच्चे उनसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड, और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं दिशा निर्देशन की एक बहुत बड़ी कमी। तो चलिए आज हम इसी बात पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे इंजीनियर पुनीत चंद्रा जी के साथ। जी हाँ, इंजीनियर पुनीत चंद्रा पिछले 20 सालों से एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस या कंपटीशन के प्रिपरेशंस के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस लाइन को बखूबी बहुत गहरे तरीके से देखा हुआ है। तो आज उनसे पता करते हैं कि आने वाले भविष्य में या भविष्य में ये जो चयन प्रक्रिया है, क्या उसमें तब्दीली आएगी, क्योंकि सीयूईटी भी अब आ चुका है। और ये जो बच्चे हैं जो साल दर साल जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या उचित रहेगा। तो चलिए बात करते हैं पुनीत चंद्रा जी से। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के इस कार्यक्रम करियर काउच विद शुभांकर के इस मंच पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम टीवी करियर काउच के लिए, बहुत बहुत इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत जी, मैं शुरुआत करूंगा। आप इस लाइन में जो है कहना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लेके आपने लखनऊ में बिल्कुल एक आग फैला रखी थी, और आपका नाम शायद ही यहाँ का कोई ऐसा बच्चा है जो न जानता हो, क्योंकि एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ आप जुड़े रहे। ब्रांड हम किसी वजह से अपने कार्यक्रम पर नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपका नाम सुन के लोग खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं। पुनीत जी, पहले मैं जानना चाहूँगा, पिछले 2 दशकों से आप ये देख रहे हैं, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ही, तो 2 दशकों से हो गया जी, तो इस दौरान में आपने ये नीट और जेई में क्या तब्दीलियां देखी आज तक होने वाली? 2002 में मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन या टीचिंग करियर स्टार्ट किया था। तब जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पिरेंट्स हुआ करते थे, या मैथ्स और बायो जो बच्चे लिया करते थे, वो अपने पोटेंशियल को समझ के लेते थे मैथ्स या बायो की उनकी कैलिबर है या नहीं है, और सोसाइटी भी थोड़ा अवेयर करती थी उनको कि मैथ्स चला पाओगे या नहीं चला पाओगे, बायो कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बट नाउ डेज उल्टा हो गया है
अगर कोई बच्चा बेचारा वो आर्ट्स पढ़ना चाहता है या कॉमर्स पढ़ना चाहता है, तब भी तुमने मैथ्स क्यों नहीं ली? अच्छा, ये सोच भी बन गई है। कोई बच्चा अगर अपने से भी अगर आर्ट्स उसकी चयन करता है तो लोग कहते हैं अच्छा लगता है साइंस कर नहीं पा रहा होगा। इसने जो है ना पूरा चेंज कर दिया है, पूरा मार्केट को चेंज कर दिया है, जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत ही काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। 2002, 2003, 2010 तक लगभग लगभग अलग फेज में जी रहा था। 2015-16 के बाद का फेज बदल गया और टेक्नोलॉजिकली जो चैलेंजेस आए हैं बच्चों के लिए वो भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा पुनीत जी, बात यही है, यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल ये है कि पिछले 2 दशकों में इंजीनियरिंग अपने आप में, अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करूं, बहुत बड़ी तब्दीली आई है। टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा डेवलप कर गई है, हम एक युग पार कराए। लेकिन आज भी जो हमारी चयन प्रणाली है वो वही पुरानी, और उसको लेके जो बच्चे जिस कंपटीशन को हम कहते हैं, क्या ये कंपटीशंस वाकई बहुत प्रैक्टिकल हैं? चयन प्रक्रिया पे अगर मैं पहले बात कहूँ तो चयन प्रक्रिया पुरानी होने के साथ साथ अभी नए चैलेंजेस को समझ ही नहीं पा रही है। हाँ, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो ऊपर वाले या बाहर के एग्ज़ाम्स हैं जिन्होंने स्टूडेंट का चयन स्टूडेंट के साथ करना चालू कर दिया है। आने वाला दौर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है या ये दौर है, उसमें स्टूडेंट को जज करना है उसके पोटेंशियल के बिहाफ पे। अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारी सबकी जो चयन प्रक्रिया है वो इस हिसाब से है कि हम भीड़ में से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज तो तरीका ये होना चाहिए कि भाई मेरा ये स्टूडेंट का कैलिबर 100 यूनिट है और ये परफॉर्मेंस अभी 80 यूनिट का कर रहा है तो ये ठीक कर रहा है। एज ए इंडिविजुअल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मास में से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो इस कारण कभी कभी वो बच्चे जो सेल्फ पोटेंशियल होने के बावजूद भी एट द मोमेंट वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो उनको सोसाइटी और सब लोग कह देते हैं ये पास नहीं हुआ या ये क्वालिफाई नहीं कर पाया। एग्ज़ाम 3 घंटे का एग्ज़ाम जो है या 5 घंटे का एग्ज़ाम, इट इज़ नॉट ओनली द एग्ज़ाम ऑफ नॉलेज, इट इज़ द एग्ज़ाम ऑफ होल टेम्परामेंट, होल पर्सनैलिटी, एंड इट मे बी कि कुछ लोग उस मोमेंट पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। कई मेधावी बच्चे रह जाते हैं, मैंने तो ये देखा है। मैं आपको एक ही एग्जांपल दूं। एक बच्चा था मेरे पास, बहुत आज 2009 की बात कहूँ, वो 2 इक्वलेंट एग्जाम थे। तब AIEEE एक एग्जाम होता था और IIT एग्जाम अलग होता था। AIEEE में उसकी परफॉर्मेंस 68th रैंक, ऑल इंडिया रैंक, और जेई में IIT वाला जो परफॉर्मेंस था, जबकि 68th रैंक वाला लड़का जो है IIT वाले में भी लगभग अगर कितना भी बुरा करेगा तो 1500-1200 रैंक के आसपास लाएगा, मान लीजिए एकदम वर्स्ट केस, लेकिन वो 4000 रैंक लाया। अब एट द मोमेंट पता चला कि भैया उसको थोड़ा सा अजीब सा एंजाइटी हो गई, क्या हो गया, अब उसके लिए वो ठप्पा लग गया कि तुम IIT नहीं क्वालिफाई कर पाए, जबकि आज वो परफॉर्म कर रहा, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा हमारे प्रक्रिया जो है वो गड़बड़, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो बात यही आती है, क्योंकि साल दर साल आपने तो, मैं अगर सिर्फ लखनऊ को कह लूँ या किसी भी शहर को आप उठा लीजिए, वहाँ पे एक कोचिंग का एक मार्केट होता है, एक जगह होती है, एक मंडी लगी होती है। साहब माफ़ करिएगा ये शब्द इस्तेमाल करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वाकई आज शिक्षा कहीं ना कहीं मंडी में पहुँच चुकी है। वहाँ अगर आप देखें तो हर अलग अलग दुकानों में वही सामान परोसे जा रहे हैं जो कि किसी एक दुकान में रखा हो, तो यहाँ पे कंपटीशन उसी हिसाब से दिखता है। फिर बात आती है बार्गेनिंग की। स्कूल कॉलेजेस से लेके कोचिंग तक में बार्गेनिंग हर जगह लागू है और चल रहा है जोर शोर से। इसका मतलब है एक स्टैंडर्ड जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है उसकी बहुत बड़ी कमी है। साहब, गरीब के लिए तो जहां ईश्वर नहीं है वहां शिक्षा की बात करना शायद मुनासिब ना होगा, लेकिन यहां पे मैं ये प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा, ये जो कोटा से निकली कहानी अलग अलग शहरों में बसने लगी, तो कहीं ना कहीं इन चीजों ने भी तो बढ़ावा दिया कि शायद एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो इससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि बिजनेस अच्छा खासा फल फूल रहा है, पनप रहा है। उसका एक और बड़ा कारण ये है कि हम लोग इस बाजार का हिस्सा बन कैसे रहे हैं मेनली। अब ये कहानी यहीं से नहीं शुरू हो रही है। अगर आप सोचिए तो कहानी शुरू हो रही है जब क्लास में बच्चा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जा रहा है। जी जी।
तो जो मार्किंग सिस्टम है वो क्लास में 10 में से 10 नंबर या देने की परोसने की आदत या उसको लेने की आदत में आ चुका है। बच्चे को भी लगता है 10 में 10 आए। मेरी बेटी है 3rd क्लास में, उसको 10 में 10 की जगह 10 में 9 आ जाए तो लगता है अरे ये क्या गड़बड़ हो गया। हाँ, एक कहाँ गया, 9 लाया उसकी कोई बात नहीं। दूसरा एक और बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि इस असेसमेंट के चक्कर में चलते चलते जब ये बच्चे आगे आईआईटी जैसा एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या यूपीएससी आईएएस का एग्जाम देते हैं, वहां अगर ये 40% नंबर ले आते हैं तब भी सेलेक्ट हो जाए तो वो अजीब सी स्थिति में जी रहे हैं। उनको लग ही नहीं रहा है कि मुझे रियल नंबर, मैं उसके लिए एक वर्ड यूज करता हूँ, एजुकेशन टेररिज्म चल रहा है साहब, ठीक है ना। और बाजार कोचिंगों में तो ये है कि जो चूंकि बिक रहा है और भीड़, मैंने बताया शुरू में जैसा कि बच्चे अपना असेसमेंट करके कोचिंग नहीं ढूंढ रहे हैं जी। वो चल रहा है, वो जा रहा है, मेरा साथी तैयारी करेगा आईआईटी की तो मैं भी तैयारी करूंगा, वो नीट की तैयारी कर रहा है तो मैं भी नीट की तैयारी करूंगा। हो सकता है उनका नीट आईआईटी से कोई लेना देना न रहा हो, लेकिन बाजार का इतना अच्छा हिस्सा बन गया है, खासकर जब से कोरोना काल आया है तो यूट्यूब में एक बड़ी अजीब सी चीज डेवलप हुई है सोसाइटी में। लक्ष्य और क्षमता, इन दोनों के बीच में अनुपात नहीं रह गया है। लक्ष्य बच्चे मोटिवेशनल स्पीकर को देख देख के मैं आईआईटी विद इन 3 रैंक लाऊंगा, 5 रैंक लाऊंगा, वो ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ के वो ले आया, ये ले आया, वो करोड़ों लाखों में साहब एक है। आप भी उसी मॉडल को फॉलो करके तो बाजार उसको वसूल रहा है कि चलो बन गए बहुत से लोग बेवकूफ, अब इनको वसूलो। कोटा है, कहीं पे भी हर जगह बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है। और ये बाजार में ट्रैप्ड हो जा रहे हैं बच्चे जो इस काम के लिए थे ही नहीं। 20 लाख लड़का अगर एंट्रेंस एग्जाम नीट 21 लाख दे रहा है इस साल नीट का, अब सोचिए 21 लाख बच्चा इस कैलिबर का है ही नहीं कि वो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बना। सही बात। लेकिन वो हो क्या रहा है कि पिताजी भी सोच रहे हैं अच्छा तुमने 12 साइंस बायो कर लिया, चलो बेटा कोचिंग कर लो 1 साल। कोचिंग वाले भी लिए ऑफर खड़े हुए हैं, ठीक है, आपको कुछ पढ़ाया नहीं उन्होंने, लेकिन उससे पहले आपका असेसमेंट कर देंगे, आप एग्जाम दीजिए, 30% ऑफ, 20% ऑफ, कोई रेफरल ले आए, ठीक है ना, फलाने टीचर ने रिकमेंड किया है तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आप किसी भी संस्थान में जाइए साहब, पहला विषय इस बात पे नहीं होता कि पढ़ाया क्या जाएगा साल भर। सही बात। पहला विषय इस बात का होगा फीस में छूट कितनी मिलेगी, फीस क्या तय होगी। सही बात। ये दुर्भाग्य। अच्छा, और एक बात है, आजकल एक और चलन है साहब, और वो है एसआईपी का। उसने माहौल को एक अलग ही गर्म किया। अब तो स्कूल कॉलेजेस भी इस गेम में उतर आई हैं, क्योंकि मैंने देखा है अलग अलग कोचिंग संस्थाओं के साथ हाथ मिला के, बड़े ब्रांड्स के साथ हाथ मिला के खुल के ये खेल जो है अब स्कूल कॉलेजेस में परोसा जा रहा है। शेयर का गेम चल रहा है, और यहाँ पे बच्चे ने इंटर पास किया नहीं, 11 से उसको तैयारी में लगा दिया आपने इंजीनियरिंग की। अब बच्चा किधर पूरा, और इसकी वजह से मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों को ना पता हो, इंटरमीडिएट के जो चमकने वाले रिजल्ट्स तो पेपर बहुत खुल के दर्शाते हैं, लेकिन इस साल हताशाएं वो भी बहुत हुई हैं। बात ये नहीं कि फेलियर्स कितने हैं, बात ये रहे कि जो परसेंटाइल है, वो जो अच्छे जो बच्चे थे उनके भी परसेंटेज नहीं आए। कई स्कूल कॉलेजेस, कई बड़े यूनिवर्सिटीज में से ये हम लोग को अभी इस सर्वे से पता चला कि इस बार जो उनका जो कट ऑफ है वो नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये भी एक कारण नहीं है कि जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस उन्होंने भी इस कोचिंग के क्षेत्र में पांव रखना शुरू कर दिया और अपनी एक जगह शेयरिंग, उसको हम तो टाइम स्पेस शेयरिंग की बात करेंगे, वो शुरू कर दिया बच्चों के। एक्चुअली स्टूडेंट के लिए भी बहुत चैलेंज है स्कूल सिस्टम जो अपना। आज अगर लखनऊ में आप बात कहे जाए तो लखनऊ में अगर आपसे कहा जाए कि साहब सबसे अच्छे टीचर्स कहाँ हैं स्कूल में, मैं बात कहूँ तो नो डाउट दैट प्लेस इज केंद्रीय विद्यालय। लेकिन आप में से कोई भी मुझे बता दे कि जो अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहता है, आप बताओगे फलाने स्कूल में पढ़ाऊंगा। क्यों? ब्रांड और टीचर्स कहानी बदल गई है। तो अभी जो ये स्कूल इंटीग्रेटेड एसआईपी जो वर्ड आपने उठाया है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, वो स्टूडेंट के लिए तो ठीक है साहब। कारण क्या है कि स्टूडेंट अभी तक क्या हो रहा है, 10th 11th 12th में उसकी जो भूख है, जो अच्छा स्टूडेंट खासकर उसके लिए मैं बात करूं, उसकी भूख है अच्छी खासी, और उसके बाद अब वो क्या कर रहा है, स्कूल में उसकी भूख पूरी नहीं हो रही, फिर वो शाम को या कहीं फिर सोच रहा है 12th के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। अब वो दौर नहीं है। अब तो सही तरीका तैयारी का जो बच्चे 12th के साथ सोच रहे हैं, वो सही लेवल पे तो 9th से आ गया है। 9th पास, 8th पास करिए और अपनी प्लानिंग चालू कर दीजिए। 9, 10, 11, 12 4 साल में मुझे कैसे प्लान करना है। लेकिन इसमें भी
बेचारे जिनका पोटेंशियल 10th में अच्छा नंबर लाने का नहीं है, लेकिन मोहल्ले वालों को देख के फलाना उस कोचिंग में जा रहा है, उनका शुक्ला जी का लड़का सेलेक्ट हो गया था, उससे के अब हम भी वही काम कराएंगे। पहले लड़के के पोटेंशियल को पहचाना जाए कि भाई ये वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये एक दुर्भाग्य है, गड़बड़ है। तो एक बात और है पुनीत सर, अब मुझे वापस उसी पॉइंट पर जा रहे हैं जहाँ पे अगर हम इंजीनियरिंग को ले लें तो इतने सारे नए फील्ड्स हैं, एआई आ गया, मशीन लर्निंग आ गई, इतने सारे नए नए विंग्स आ चुके हैं। उसके बाद आप अगर सिविल में भी देखें तो उसके भी कॉम्प्लेक्सिटीज, उसके भी इन डेप्थ अब हम लोग चले जा चुके हैं। एक अलग इंजीनियरिंग आ रही है जहाँ पे सिर्फ मटेरियल्स के ऊपर किया जा रहा है, उसमें अब बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है, मटेरियल्स में बहुत बदलाव आ रही है। लेकिन ये कैसे समझा जाए कि एक एआई में अच्छा व्यक्ति, उसको फिजिक्स में कितना लाना चाहिए, उसको केमिस्ट्री में कितना लाना चाहिए, उसको मैथ्स में कितना लाना चाहिए, तो वो एआई बहुत अच्छा कर जाएगा या मशीन लर्निंग बहुत अच्छा कर जाएगा? क्योंकि उनको तो हमने उस हिसाब से तो हमने जांचा ही नहीं, परखा ही नहीं। तो ये प्रक्रिया कोई एक सिंगल डे एग्जाम में संभव ही नहीं है साहब। हाँ। ये प्रक्रिया संभव है कि आप 6th 5th स्टैंडर्ड से बच्चे की ब्लूम रिपोर्ट तैयार करना, मशीन लर्निंग रिपोर्ट तैयार करना चालू करें। हाँ। भाई 5-6 पैरामीटर है ब्लूम रिपोर्ट में कि क्रिएटिव लड़का है, कि एनालिटिकल है, कि मैथमेटिकल है, कि रीजनिंग उसकी अच्छी है, 5-6 पैरामीटर्स हैं। अब इनको जज करना, इनके बारे में जानने या जिक्र करने के बारे में कोई सोच ही नहीं पाता है। हर एक बच्चा, हाँ मेरे बच्चे ने 97% लाया है, अब वो 97% लाने का जो तरीका उसका है वो किसका, उसमें कौन सा फैक्टर ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए मेरा रीजनिंग फैक्टर बहुत अच्छा है, मैं रीजनिंग बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन मुझे रिमेम्बरिंग पार्ट मेरा कमजोर है, मुझे याद नहीं होता जल्दी से। तो मेरे लिए 12th के बाद जो सही तरीका है कि मुझे इंजीनियरिंग रास्ते में या मुझे क्लैट के रास्ते में, मुझे वकील बनने के रास्ते में जाना चाहिए। हाँ। मुझे याद चीजें होती नहीं है, हाँ। मेमोरी वैल्यू मेरी उतनी अच्छी है नहीं, हाँ। लेकिन फिर भी मोहल्ले वालों ने, आजकल भीड़ बहुत अच्छी, आजकल मेडिकल में सीटें ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए नीट की तैयारी करो, तो वो नीट की तरफ भाग जाता है। तो ये इंजीनियरिंग में भी यही हालत है साहब। बहुत से रास्ते हैं, बहुत इंजीनियरिंग क्या कह रहे हैं कि मेरा तो कहना है कि मतलब अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट के रास्ते बहुत कमजोर हैं। Entrance exam is not the exam for assessment of your personality. सही बात। It is unfortunately the exam of your knowledge content. तुमने कितने सवाल मत कर रखे हैं, लगा रखे हैं, रट्टा मार रखा है, 3 घंटे में गूगल आए हो गया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं। तरीका जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। ऐसा नई शिक्षा नीति में कोशिश करी जा रही है, लेकिन फिर भी अभी उसको प्रक्रिया बनाते कितना समय लग जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये जो CUET आ गया है, हाँ, राइट, आपको क्या लगता है इससे कुछ तब्दीली आएगी? सब क्राउड एक ही जैसा है। वो बच्चा जो 12th पास होता है तो वो इंजीनियरिंग भी देता है, CUET भी देता है, इधर नहीं होगा तो इधर चले जाएंगे, NDA भी दे देंगे, ठीक है ना। तो ये क्राउड लगभग एक जैसा ही है। हाँ। बात ये कि किसने कांटा डाला और किस कांटे को किसने पकड़ लिया। अब बताइए इंजीनियरिंग में आप सोचिए, सिविल सारा आज की तारीख में इंजीनियरिंग वर्ड का अनफॉर्चुनेटली नया नाम हो गया कंप्यूटर साइंस। जबकि इंजीनियरिंग का मतलब आप सोचिए कि मतलब अगर बेसिक ब्रांच, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है नहीं। There are only 4 fundamental branch of engineering, that is civil engineering, mechanical, electrical and electronics. Exactly. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर साइंस, बड़े कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के नाम पे 20 ब्रांचें चल रही हैं। बेस कंप्यूटर साइंस विद AI, कंप्यूटर साइंस विद मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस लिंक विद फ्यूचर इंडस्ट्री, मैट्रॉनिक्स, तरह की मिक्सचर बना दिए गए हैं। इसका चल कुछ नहीं रहा। जो पढ़ा लिखा बहुत कम संख्या में ऐसा है जिसकी गार्जियनशिप में समझ है, अदरवाइज तो समझा कौन रहा साहब? समझा वो लोग रहे हैं जो यूट्यूब पे चला रहे हैं, फलाना जानकारी दे रहे हैं, उससे बच्चा कुछ कंक्लूजन निकाल लेता है, चला जाता है, बाद में उसको लगता है मैं तो इस वाली ब्रांच में फिट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। अच्छा, चर्चे कि हम अब उस दिशा में बढ़ने से पहले जहाँ पे हम अब बच्चों के लिए क्या हो सकता है हम सॉल्यूशन जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल ये चीज़ रहेगा कि मैं बेसिकली ये चीज़ समझना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, आप खुद एक इंजीनियर हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ये जो चैट जीपीटी ने आज इतना बड़ा उमूल्य, और तमाम एक सिर्फ चैट जीपीटी क्यों, तमाम फिगरेंस तैयार हो जा रही हैं, Doctrine.ai जो कि पेपर्स आज उसके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। सर एक बात पूछना चाहता हूँ, जब कोडिंग AI से सीख सकते हैं, कोडिंग AI कर लेगा, सब ये
तो क्या वाकई ये जो पूरा जो इतना बड़ा हुजूम जो कंप्यूटर साइंस की तरफ, इसका फ्यूचर कितना वायबल रहेगा और कितने दिन तक रहेगा? सब फ्यूचर कंप्यूटर यूज करने वाले दो लोग हैं। हाँ, एक जो ऑपरेट करते हैं और एक जो प्रोग्राम करते हैं। राइट। ठीक है, बड़ी संख्या अभी भी ऑपरेट करने वाले लोगों की है। हाँ, हाँ, क्राउड ना, प्रोग्रामिंग करने हाँ। वालों की बहुत कम संख्या है। हाँ, ये और कम हो जाएगी। हाँ, मतलब अगर अभी आज की तारीख में अगर मैं पूरे हिंदुस्तान दुनिया में अगर कंप्यूटर यूजर की बात करूं तो 90% हो सकता है ऑपरेटिंग डोमेन में हो, 10% प्रोग्रामिंग डोमेन में है। हाँ। लेकिन ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब का ला के ये 1 और 2% बचेगा, बाकी सब इसी क्राउड में आ जाएंगे। तो फिर मैं आप ही की बात पर फिर वापस आता हूँ कि जो इंजीनियरिंग के जो बेसिक 4 जो फील्ड थे, तो क्या वही 4 ऑप्शंस बेसिकली प्रमोट होने चाहिए? क्या कहीं जिसको आज तक हम लोग अभी नकारते चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देयर इज अ ह्यूज डर्थ इन सिविल इंजीनियरिंग पीपल, तो वो एक बेसिक को शायद स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे कि उनको उन 4 दिशा में सोचना चाहिए? सब इसका जवाब यही है। चीज आप सोचिए तो हर दौर में चलता है, एक आती बूम आता है तो बस अब उधर ही चलना है। हाँ। ना, आप सोचिए आज से 30 साल हाँ। पहले हाँ। लोग डालडा के पीछे ऐसे पड़ गए थे, लग रहा था देसी घी और कड़वा तेल बहुत जहर वाली चीज है। 20 साल उन्होंने डालडा को ही एंजॉय किया। हाँ। जब उनको धीरे धीरे समझ में आया, अरे यार ये तो जहर वाली चीज है। हाँ। ठीक है ना, इसका नुकसान है। तो वैसे ही ये रिफाइंड पे आ गए, रिफाइंड पे आ गए, फिर उसके बाद अब आजकल कहिए तो कड़वे तेल पे आ गए हैं। हाँ। वैसे जो है इस सेक्टर में भी है। अभी क्या है ना, कंप्यूटर साइंस ऐसा पैसा वैसा दे रहा है, इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है। हाँ। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद लड़के की तनख्वाह तैयार हो रही 30,000, 20,000, 15,000, हाँ। 40,000। इवन दो असिस्टेंट इंजीनियर अगर रिक्रूट होगा स्टेट गवर्नमेंट में तो वो स्टार्ट करेगा 56,000, 58,000 से। उसी का बैचमेट कंप्यूटर साइंस का है। हाँ। वो किसी भी गिरी से गिरी कंपनी में जाएगा तो उसका पैकेज होगा तो वो लाख रुपया पा रहा होगा। तो सोसाइटी में क्या है, भैया ने वो ब्रांच पकड़ी थी या दीदी ने वो ब्रांच पकड़ी थी इसलिए उनको इतना पैसा मिल रहा है। तो पूरी क्राउड वो ब्रांच की तरफ भाग रही है। अदरवाइज तो फ्यूचर तो फंडामेंटल चीजों का हमेशा ही रहेगा। लेकिन हम लोगों ने पिछले कुछ दशकों में स्लम्स भी 2 बार देखा है, जब मार्केट में ऐसा स्लम आया कि वही कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जो है उस समय जॉब ढूंढते नजर आ रहे थे, बहुत बड़ा कट पड़ा था। और एआई के आने के बाद ये एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही कि फिर से दोबारा मेरे कुछ स्टूडेंट अभी आए थे सर, वो कह रहे थे उनके यहाँ उनकी कंपनी ने कह दिया कि इस लेवल तक के कोड, मतलब एक लेवलिंग ऑफ कोड है कि भाई इससे बड़ा कोड लिखना है तो मैनुअल किया जाएगा, अदरवाइज आप इस कोड की क्वेरी डाल दीजिए अपने चैट जीपीटी पे और वो जो कोडिंग लिख के दे देगा उसको उठाइए पेस्ट कर दीजिए। दिस इज ओनली द वर्क दैट डन बाय दैट पर्सन जो बीटेक ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस है और 4 साल से कंप्यूटर। तो ये तो हम और आप भी कर सकते हैं बैठे, फिर वो जाके नहीं होता लेकिन होगा फिर थोड़ा बहुत तो बेसिक चीजें होंगी। बस ये संतुष्टि नहीं मिलेगी कि हाँ बीटेक के द्वारा आप कराया जा रहा है। खैर, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं कि जो बच्चे साल दर साल तैयारी कर रहे हैं, अब थोड़ी देर नीट की बात कर लेते हैं। मेडिकल में इतनी बड़ी संख्या, जितनी बड़ी संख्या उतना बड़ा बाजार, और देखा जाए तो उतनी बड़ी मायूसी भी। तो जो बच्चे इस साल मायूस हुए वो अगले साल के लिए अब जो तैयारी करेंगे तो बहुत ज्यादा उत्साह तो उनके दिल में रहेगा नहीं, थोड़ा तो कहीं ना कहीं एक डाउन होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं। सर, आपने इस सेक्टर को बहुत दिन तक देखा है, आप हकीकत में बताइए इन बच्चों को आप क्या सलाह दें? एक फाइनाइट नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको तैयार कर लेने चाहिए कि मुझे 12th के बाद, फॉर नीट एस्पिरेंट्स, मैं मतलब आपको बहुत ही कष्ट के साथ ये कह रहा हूँ कि जिंदगी का सबसे ऊर्जावान समय लाइफ का वो 17 साल से 23 साल की उम्र का होता है। मतलब उसमें एनर्जी इतनी तगड़ी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम जिसको कहते हैं नीट के लिए, एमबीबीएस जाने के लिए या किसी चीज़ के लिए, वो वहाँ लॉस कर देता है। ऐसे से बच्चे सोचते हैं उपलब्धि है। आप मेरे पास एक बच्चा, सर मैं आपको बताऊं, वो 12th पास उसने 2013 में किया, 2013, और लास्ट ईयर 2022 में वो एमबीबीएस पाया। अनफॉर्चुनेटली अब वो सोचे या सोसाइटी उसको रोल मॉडल कुछ लोग बना ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो फेल्योर है लाइफ का, उसने 9 साल फेल कर किए हैं। ये रिलेटिवली बड़ी फेल्योर है एज कंपेयर टू दैट थिंग जो उसने अचीव किया। सही बात। तो मेरा तो बिल्कुल सलाह है
कि जैसे आईआईटी के लिए एग्जाम्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 फिक्स कर दिए गए। वैसे जी। कोचिंग वालों को, हम लोगों को ये बुरा लगेगा हाँ। कोचिंग वालों को कि भैया ये क्या बाजार को कम कर देंगे, ऐसी क्यों बात कह रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट वेलफेयर में सर यही बात सही है हाँ। कि नीट को, गवर्नमेंट को जितना जल्दी हो सके नीट के भी नंबर ऑफ Attempts अटेम्प्ट फाइनलाइज कर दे कि जैसे आईआईटी में 12th के बाद 1 अटेम्प्ट लेते हैं, वैसे नीट में भी 1 की जगह 2 कर दो। लेकिन जो बच्चे बेचारे, होता क्या है 720 में से 600 नंबर कट ऑफ गया, बेचारे बच्चे का 500 पहली बार आया, फिर लगा 530 आया, फिर लगा 540 हो गया। वो इस भावर में कि अब छू लेंगे, उससे कम ताकत में हो सकता है वो ग्रेजुएट सिंपल बीए करके यूपीएससी आईएएस बन जाए या पीसीएस बन जाए। सही बात है। पुनीत जी, एक और बात इसी से आती है कि एक तो हो गया ये आपने निकाला, फिर नीट के जो रिजल्ट्स आए, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता। स्पेशली अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो मेडिकल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है, स्पेशली अपने देश में। तो प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो ये ह्यूज अंतर है, ये एक बहुत बड़ी कारण बनी हुई है। आपको नहीं लगता कि ये जो बच्चे हैं उनको कुछ और हम लोग आयाम दे सकें, या उनको पहले से कुछ ऐसा सजेशन या कोई ऐसी तैयारी होनी चाहिए, या क्योंकि अब हम ये तो नहीं उम्मीद कर सकते कि गवर्नमेंट जो है मेडिकल कॉलेज 10 गुना बढ़ा दे एकदम से, वो अपना टाइम लेगा अपने आप आने में। ये जो नीट के बच्चे हैं इनके लिए फिर आयाम क्या रह जाता है, क्या करना चाहिए? 2 साल ट्राई किया, उसके बाद वो क्या करे? वो उसको मेडिकल से लगाव भी है, क्या करना चाहिए उसे? पहली चीज तो जो गवर्नमेंट अगर बढ़ा भी देगी तो जितना बढ़ा के लाई है गवर्नमेंट, उनका स्ट्रक्चर आप देखिए तो पता चलेगा वहाँ टीचर्स ही नहीं उतने हो पाए हैं। हाँ। तो संख्या ये, मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट द नीड ऑफ मेडिकल कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो द नीड ऑफ एनी मेडिकल कॉलेज। राइट। ऐसे फेल हो गए। आप सोचिए लखनऊ जैसे शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या आज से 10 साल पहले इतनी थी कि हर मोड़ पे दिखता था। आज की तारीख में खत्म हो गए सब बेचारे। हाँ, बहुत अजीब स्थिति है। बिल्कुल सही बात। वैसे मेडिकल को भी दुर्भाग्य से उसी रास्ते पे ले जाया जा रहा है। अच्छा। तो मेरा मानना है कि भाई बच्चों, अगर संभव है अपना कैलिबर पहचानो, अपॉर्चुनिटी और भी है, भिड़े हुए हो 3 साल 4 साल 5 साल, अगर मान लो 5 साल बाद तुमने क्विट करने का निर्णय लिया तो ऑलरेडी तो बहुत लेट हो चुकी है और तुम्हारी एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है। अब तुम वही 2 साल बाद तुमने अगर क्विट करने का निर्णय ले लिया, देखा ठीक है मेरे अटेम्प्ट ये वही वाला हाल हो जा रहा है जैसे यूपीएससी के समुद्र में कूदा लड़का, या तो पार या तो फिर बर्बाद। आईएएस का एग्जाम 6-6 7-7 8-8 अटेम्प्ट 2-2 मतलब 10-10 12-12 साल अपने, तो अपने आप को बहुत सी अपॉर्चुनिटी, मैं कह रहा हूँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, उनको ध्यान में रखे जाए। अच्छा पुनीत जी, ये तो होगी बात कि बच्चा जो है इस पर से, तो मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्या जो साइंस स्टूडेंट्स हैं इनकी कुछ और एक बेसिक जो सेल्फ स्टडी वाली जो तैयारियां जो होती थी, मैं टोटल ऑन द होल कह रहा हूँ, जेई की भी नीट की भी, क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडीज में ऑनलाइन स्टडीज गरीब बच्चों के लिए क्या वाकई एक आशीर्वाद या एक बून के हिसाब से साबित हो सकता है? जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसकी रैंक का कैलिबर 1000 रैंक के अंदर है, 2000 रैंक के अंदर है, उसके लिए ऑनलाइन वरदान है। और मतलब फीस स्ट्रक्चर छोड़ दीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन भी इतना अच्छा मसाला है, इतना अच्छा कुछ सब कुछ है बाजार में, बस समस्या है कि स्कैटर्ड फॉर्म में है। आपको अगर ढूंढना है कि मुझे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का बेस्ट लेक्चर मिले, अब वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बेस्ट लेक्चर को ढूंढने के लिए आपको हो सकता है, पढ़ने के लिए किताब से पढ़ने के लिए हो सकता है 10 घंटे लगते हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको 3-4 घंटे लॉस करने पड़ेंगे, ये वाला अच्छा नहीं लगा, उससे नहीं समझ में आया। तो यहाँ जो समस्या है इतने टाइम ऑनलाइन समस्या, ऑनलाइन सेक्टर में खासकर फ्री एजुकेशन जो ऑनलाइन में है ना, उसमें कंफ्यूज स्टेट में भी बच्चे बेचारे आ जा रहे हैं, चैप्टर इससे पढ़ा, थोड़ा इससे पढ़ा। दूसरी एक और चीज़ मैं बस अंत में बताना चाहूँ कि एक और फेज बदल गया है। पहले बच्चा जब क्लास में बैठता था स्कूल में, स्कूल आवर्स में, तो सोचता है शाम को ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब तीसरे स्टेज में आ चुके हैं हम लोग। अब स्कूल में बैठता है तो सोचता है शाम को कोचिंग ट्यूशन में पढ़ लेंगे, और जब शाम को कोचिंग ट्यूशन में पढ़ रहा होता है तो सोचता है मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगा। तो ये जो दौर है इसको भी बचाना है बच्चों को। ये मतलब बहुत ही ट्रांजिशन फेज है लाइफ का, हर चीज़ बहुत तेजी से। तो फिर साहब, सेल्फ स्टडी का रोल क्या रह गया, और सेल्फ स्टडी आप क्या कहते हैं
वो आपको सफलता दिला सकती है कि नहीं? आज से 25 साल पहले जब हम लोगों का दौर था एंट्रेंस एग्जाम का, तो जो लोग कोचिंग करके आते थे उनको लोग हे नज़र से देखते थे कॉलेज में। मतलब 93 94 के आसपास अगर कोई लड़का आईआईटी की कोचिंग करके आईआईटी में एडमिशन ले रहा है तो उसको उसका बैच जो है सीनियर्स बताते हैं कि थोड़ा अजीब से नज़र देखते थे, इसने बॉर्नवीटा वाला दूध पिया। लेकिन अभी तो स्थिति ये है कि सभी कर रहे हैं, तो आपको भी करना ही करना है। ये दौर तो क्या कहना है, मतलब आप क्या कह रहे हैं? सेल्फ स्टडी की आदत बच्चों की आई कहाँ है? बचपन से सेल्फ स्टडी जैसा, क्योंकि उन्होंने ब्लेम स्टडी स्टार्ट कर रखी है। जहाँ साहब होता है कोई चीज़ का नंबर नहीं आए, हमको नहीं पढ़ाया गया, हमारी किताब में नहीं लिखा था, उन सबसे पहले हमने कोर्स के बाहर आ गया। कोर्स के बाहर आ गया। अच्छा, आपको एक और बड़ी अजीब बात मैं बताऊं, स्कूलों में एग्जाम्स के बाद कॉपी दिखाई जाती है। आप मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी स्टूडेंट यह देखने के लिए कॉपी नहीं देखता अपनी कि मुझे कहाँ कहाँ मैंने गलती की है, वह यह देखने के लिए कॉपी देखता है कि मेरे नंबर दिए कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये दौर सही बात ठीक है ना, कि कॉपी दिखाने का पर्पज है। तो अब असेसमेंट करते नहीं। अगर स्टूडेंट सोचना चाहे, सब आज मान लो कोचिंग फलाना है, न्यूटन जमाने में कौन सी नेचुरल ऑब्जर्वेशंस खत्म हो गए हैं। अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसे बढ़ेगी? आप सेल्फ स्टडी मोड में आओगे कैसे? जब तक आपका नेचुरल अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो। अब नेचुरल अंडरस्टैंडिंग जैसी कुछ है नहीं, हर चीज का सोल्यूशन गूगल में ढूंढ लेना है, यूट्यूब से ढूंढ लेना है, पढ़ लेना। किताबें साहब बिकना बंद हो गई हैं। साइंटिफिक एप्टीट्यूड इसी तरीके से खत्म होता चला गया। आप सोचिए जो आईआईटी नीट वगैरह के लिए जो ऑथर बेचारे लिखते थे किताबें बड़ी बड़ी, आज किसी भी आईआईटी स्टूडेंट से पूछ लो रेसनिक हेलिडे या फलाना तुमने दे देखी है कि ये कौन सी किताब है ना? हम लोग के जमाने में ये काम नहीं होता था, किताबें पढ़ी जाती थी। आजकल तो उन्हीं सब चीज़ों को उठा के कोचिंग वालों ने, हम लोगों ने एक कैप्सूल तैयार कर दिया, बेटा ये कैप्सूल खा लेना तो वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो सेल्फ स्टडी कैसे होनी चाहिए संक्षेप में? सेल्फ स्टडी तो आपको ये पूरा प्रोग्राम 5th 6th स्टैंडर्ड का भी बच्चा देख रहा हो तो वहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। गार्जियन को ये समझना पड़ेगा। अगर एक बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको सेल्फ स्टडी का रोल कितना होना चाहिए और नहीं, अब वो नहीं जीत पाएगा। सेल्फ स्टडी से बहुत रेयर ऑफ रेयर्स, क्योंकि सेल्फ स्टडी से उसको इस टॉपिक को पढ़ने में 10 घंटे लगेंगे, प्रैक्टिस करने में और 10 घंटे लगेंगे। इन दोनों को काम कोचिंग के जरिए या कहीं से रिसोर्स के जरिए, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक ना एक गाइडेंस तो चाहिए ही। अगर आप उस पर है तो आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, आपको प्रॉपर कोचिंग नहीं मिलती है तो आपके लिए सफलता मुश्किल होती है। और प्रॉपर कोचिंग ढूंढना वो अपने आप में एक और चैलेंज होता है। लेकिन जैसे कि कहा, आप नाम के पीछे मत भागिए, थोड़ा सा जांचिए। हालांकि कैसे जांचा जा सकता है इस विषय में भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस कंफ्यूजन के दौर में ये बात जरूर है कि जहां से भी ज्ञान मिल रहा है उसको लीजिए और खुद साइंटिफिक एप्टीट्यूड लगाइए और सोचिए। मेहनत आप ही का होगा, पढ़ाने वाले 10 आएंगे 10 जाएंगे। और जैसे कि आज के एपिसोड में पता चला, जैसे बताया गया कि आज के दिन में कोई व्यक्ति अगर सेब के पेड़ के नीचे बैठा हो और एक सेब गिरे तो उससे सेब खा जाता है, ये नहीं सोचता कि गिरा क्यों। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप साइंटिफिक लाइन ले रहे हैं तो अपनी एप्टीट्यूड भी साइंटिफिक बनाइए। सोचिए इसके बारे में। करियर आपका है, चयन आपको करना है। हमारा काम आपको सिर्फ दिशा दिखाना है। हर हफ्ते हम एपिसोड दर एपिसोड इसी वजह से आपके सामने लाते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अभी गर्मी की छुट्टियों के लिए हमारे कुछ वोकेशनल कोर्सेज चालू है। इसके लिए शिमुल आपको कई बार डिटेल्स दे चुकी हैं। हम लोग मीडिया कोर्सेज ला रहे हैं, कई वोकेशनल कोर्सेज ला रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें, संपर्क करें। आप हमारे ऑफिसेस पे आ सकते हैं, प्रायर अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। अगर आपको करियर से लेके कोई जानकारी चाहिए तब भी आप हमसे व्यक्तिगत परामर्श कर सकते हैं। दोस्तों, ये परामर्श जो होता है ये अपने आप में आपको कई जो परेशानियां हैं, जो आपके अंदर जो विडंबनाएं हैं, जो आपने सोच रखी है, शायद वो वास्तविकता में ना हो, उसको दूर करने में आपको मदद करती है। आशा करता हूं आप अपनी जिंदगी में बहुत सफल हो, आप
ये जो छुट्टियां मिली इसको छुट्टियां नहीं, आप उस समय के हिसाब से लें जहां पे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। इसी उम्मीद के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम दोबारा आपसे फिर से मिलेंगे एक नए शिक्षा संबंधित विषय को लेकर। तब तक देखना ना भूलिएगा प्राइम टीवी और करियर काउच विद शुभांकर एट 9 PM। आपको पता है किस पर देखना है। टेक केयर, गुड बाय।